हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आज देखिए दोस्तों, 8th ग्रेड बुक जो देख रहे हैं 2024-25 का क्लास 8 का, ये हमारा साइंस है ना, साइंस, जिसका आज देखेंगे दोस्तों अध्याय नंबर 13, जिसका नाम बताया गया है। अध्याय का जो नाम है वो दिया है प्रकाश। तो प्रिय मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अभी तक हम लोग अध्याय नंबर 1 से लेकर के 12 तक देख चुके हैं और ये हमारा लास्ट अध्याय है। ये दोस्तों हमारा लास्ट अध्याय सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है 13वां अध्याय, ठीक है। अगर कोई भी अगर आपको दोस्तों अध्याय छूट गया तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज इसे भी देखते हैं, पाठ की पूर्व तैयारी। इसमें दोस्तों प्रश्न नहीं दिया है, पाठ की पूर्व तैयारी जो थी यहाँ पे एक प्रश्न नहीं है। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये जो आप देखें आपके लिए अच्छी तरह से तैयार किया गया, यहाँ पर सभी नई प्रश्न दोस्तों यहाँ पर तैयार किया गया है और यहीं पे संपूर्ण उत्तर संपूर्ण उत्तर बताऊंगा। इसे यहाँ पे कहा है एक में कि यदि आप अपने दाहिने हाथ में पेन पकड़कर शीशे के सामने खड़े हो तो छवि में पेन बाएं हाथ में होगा। इस परिघटना को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन, पार्श्व परिवर्तन या फिर बहुप्रतिबिंब। दोस्तों यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही है, पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। क्या? तो पार्श्व परिवर्तन। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 में फिर देखिए पूछा गया है आखिरकार कि समतल, दोस्तों वो आखिरकार कहा गया ना कि समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा। यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही है। आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का यमरा होता है, ठीक है। आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का। चलिए अब फिर आपको बताया गया प्रश्न क्रमांक 3 में प्यारे मित्रों कि किसी भी आखिरकार आपको बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है? विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहा है कि कॉर्निया, लेंस, परितारिका, रेटिना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो हमारा परितारिका कहलाएगा। क्या कहलाता है? तो यहाँ पर परितारिका हुआ। चलिए इसी प्रकार से प्रिय मित्रों प्रश्न क्रमांक 4 में फिर यहाँ पर पूछा गया है ना कि क्या किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? किसी कोण पर झुके दो दर्पण अगर रहेगा तो 2, 3, अनेक या फिर एक भी नहीं। तो यहाँ पर दो दर्पण बनाते हैं। कितना दोस्तों? 2, 2, 2, ठीक है। चलिए उसका नंबर 5 में देखिएगा तो यहाँ पर आपका एक चित्र दिया गया है। इसी के आधार पर प्रश्न कहा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा चित्र, शायद यहाँ पर ऊपर में 2-3 चित्र दिया गया है। कथन की पुष्टि करता है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर हमारा चित्र नंबर 2 जो आप देखें ना ये बिल्कुल सही है। इसी से हमारा पुष्टि हो रहा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए इसी के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थान को भरना है। जैसे बताया कि परावर्तन के नियमानुसार यदि आपतन कोण कहा गया यहाँ पर दोस्तों कि यदि आपतन कोण का मान अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। परावर्तन कोण का मान कितना? 90 डिग्री। समान दृष्टि वाले एक युवा एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। न्यूनतम मतलब किसी भी वस्तु को अगर आप देख रहे हैं तो उसके बीच की जो दूरी, मान लीजिए हमारा बुक है, ये आपका यहाँ पर आँख है, तो इसके बीच की जो दूरी वो 25 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। ब्रेल लिपि पद्धति का उपयोग यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना कि चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति के लिए किया जाता था। उसको देखिए नंबर 5 में यहाँ पर बताया गया है कि परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियमानुसार आपको बताया गया है, ठीक है।
इसी प्रकार दोस्तों ये सभी का हल यहाँ पर बताया गया, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर फिर बताया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 कि पार्श्व, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कहा गया ना कि 1 मिनट रुकिएगा। पार्श्व परावर्तन क्या है? आखिर ये जो पार्श्व परावर्तन है तो लिखना है जब किसी समतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब देखा जाता है तो बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग एवं बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का भाग बन यहाँ पर होगा बन पाता, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा बन पाता है, ठीक है, प्रतिबिंब का भाग बन पाता है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 में यहाँ पर पूछा गया है कि कोई आपसे एक दूसरे के समांतर रखे गए दो दर्पणों द्वारा बनने वाले छवियों की संख्या गिनने के लिए कहता है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कारण लिखिए। आखिर दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आखिरकार कि कोई आपसे एक दूसरे के समांतर रखे गए दो दर्पण द्वारा, देखिए इसका उत्तर लिखना है कि यदि दो दर्पण एक दूसरे के सामने यानी समांतर रखे जाते हैं तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद 4 में यहाँ पर कहा गया था कि कोई आपसे एक दूसरे के समांतर रखे गए दो दर्पणों द्वारा बनने वाली छवियों की संख्या गिनने के लिए कहता है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कारण लिखिए। तो चलिए दोस्तों इसका लिखिए आप लोग कि यदि दो दर्पण एक दूसरे के सामने समांतर रखे जाते हैं तो उनकी बीच अनंत छवियां बनती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि एक दर्पण द्वारा बनाई गई छवि दूसरे दर्पण में दिखाई देती है और वह छवि पुनः पहले दर्पण में दिखाई देती है और यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जाती है, ठीक है। यह प्रक्रिया जो है अनंत बार यानी लगातार एक से अधिक बार यह दोहराया जाता है। उसका फिर यहाँ पर बताया कि एक लड़का दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक आईना है, ठीक है। तो कहा है एक लड़का जो कि 4 मीटर की दूरी पर यहाँ पर खड़ा है, तो वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है, यानी ये साइड 2 मीटर। तो प्रतिबिंब किस दिशा में दर्पण की ओर या दर्पण से दूर जाएगा, स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका उत्तर लिखना है कि उदाहरण के लिए यदि लड़का दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है और वह 2 मीटर दर्पण की ओर चलता है तो उनकी नई स्थिति दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर हो जाएगी। इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर होगा। कितने मीटर पर दोस्तों? यहाँ पर बताया गया कि 2 मीटर की दूरी पर होगा। चलिए अब इसके आगे फिर कहा गया प्रश्न क्रमांक 6 में प्यारे मित्रों कि पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का क्या कार्य होता है? पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का लिखना है कि यह एक प्रकार की यंत्र है जिसके द्वारा प्रक्षेप छिपा रहकर भी चारों ओर के वातावरण को देख सकता है, चारों ओर के वातावरण को, ठीक है। चलिए अब फिर यहाँ पर कहा है यदि कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसके नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? इसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है? अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों मोतियाबिंद से पीड़ित है तो लिखना है कि मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति के आंख के लेंस के केवल एक छोटे हिस्से को प्रभावित कर सकता है। क्रिया द्वारा धुंधले लेंस को साफ भी कृत्रिम लेंस में बदला जाता है। किसमें? तो कृत्रिम लेंस जो होता है उसमें जो होता है दोस्तों बदला जाता है।
चलिए इसके आगे फिर यहाँ पर बताया गया है कि लघुत्तरीय प्रश्न प्रिय दोस्तों, यहाँ पर कहा है प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न 8 में आखिरकार बताया गया है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। चलिए यहाँ पर आपको लिखना है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता यहाँ पर बताया गया कि निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर पहला विशेषता आपको लिखना है कि, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है नंबर 1 में कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा दोस्तों? तो यहाँ पर बताया गया आभासी। दूसरा लिखना है कि बनने वाला प्रतिबिंब के समान होता है, सीधा भी वस्तु के आकार के समान होता है। इस प्रकार दोस्तों आप ये 2 पॉइंट इसके बारे में नोट करिए। देखिए इसके बाद नीचे जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे लिखना है कि प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है और समतल से वस्तु की दूरी समान होती है। किससे दोस्तों? तो समतल से वस्तु की जो दूरी है वो कैसी होती है? यहाँ पर समान। चलिए प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर बताया गया प्रश्न क्रमांक 9 में कि परावर्तन के नियमों को लिखे तथा इन्हें नामांकित आरेख द्वारा प्रदर्शित किए। सबसे पहले नियम को लिखना है, उसके बाद उसका चित्र भी बनाएगा परावर्तन का। तो चलिए प्यारे मित्रों, इन्हें परावर्तन के नियम इस प्रकार है। पहला को लिखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु जो होता है ना, सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, मैं चित्र में आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, दूसरा क्या है? आपतन कोण में परावर्तन कोणों को परावर्तन परावर्तन यहाँ पर परावर्तन का मान एक जैसा होता है। आपतन कोण में परावर्तन कोण की त्रिज्या एक समान होती है। ये लिखने के बाद फिर देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिख, एक सेकंड रुकिएगा। तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं, देखिए ये जो चित्र जो आप देखें ना, आपको कहा गया था चित्र भी बनाने के लिए आप इस तरह का चित्र बना लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना रहे। यहाँ पे लिखना है ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा आपतित किरण है, और दोस्तों ये जो देख रहे हैं हमारा परावर्तित किरण हो गया। ठीक है, ये आपतन कोण, ये हमारा परावर्तन कोण है। इस प्रकार से आप बना ले। देखिए तीनों एक ही आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या एक ही तल में आता है ना, इसके बारे में यही लिखा। दोस्तों इसी प्रकार से आगे देखें, यहाँ पर कहा है 10 में कि यदि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करें तो हम किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? क्या हमें दोस्तों कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? लिखिए। तो आइए दोस्तों इसके बारे में लिखिएगा उत्तर में कि निम्न समस्या होगी। पहला समस्या आपको लिखना है कि दृश्य भ्रम और चकाचौंधी, दिशाश्रम, संचार और संकेतों में समस्या। किसमें? संचार और संकेतों में क्या होगी? हमें समस्या होगी। नंबर 4 में आपको लिखना है कि वस्तुओं की पहचान में कठिनाई हो सकती है। इस प्रकार से आप इसके बारे में प्यारे मित्रों नोट करिएगा। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 में फिर पूछा है कि जब दो दर्पण एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब क्यों बनते हैं? आखिर दोस्तों एक से अधिक प्रतिबिंब क्यों बनते हैं? तो चलिए उत्तर, जब दो दर्पणों के एक दूसरे के समकोण पर रखा जाता है तो एक से अधिक प्रतिबिंब बनने का कारण प्रकाश का बार बार परावर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो प्रकाश का बार बार परावर्तन के कारण ऐसा होता है। आइए फिर यहाँ पर आखिर कहा गया कि बहुमूर्तिदर्शी किस सिद्धांत का, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका क्या उपयोग है? लिखिए। तो आइए प्यारे मित्रों, यहाँ पर बताया गया कि बहु बहुमूर्तिदर्शी दर्शी को दर्शी को लीडोस्कोप भी कहते हैं। यह ऑप्टिकल उपकरण है। कैसा उपकरण है? तो ऑप्टिकल उपकरण है जिससे दो या अधिक परावर्तक सतहें एक दूसरे से एक कोण पर झुकी होती है ताकि दर्पण के एक छोर पर स्थित एक या अधिक भागों वस्तुओं को बार बार परावर्तन के कारण दूसरे छोर
से देखने पर एक निश्चित पैटर्न के रूप में देखा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से इसका उत्तर आप लोग नोट करिएगा। और यहाँ पे फिर हमसे कहा है दीर्घोत्तरीय में कहा है प्रश्न क्रमांक 13 कि नियमित और यहाँ पर बताया कि विसरित नियमित और विसरित परावर्तन में अंतर लिखिए तथा प्रत्येक को चित्र द्वारा प्रदर्शित भी करना है, नियमित और विसरित को। आइए फिर लिखना है कि जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। आगे याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे कि चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। चित्र 13.8 में परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं चित्र भी बनाने के लिए तो आपके बुक में देखिएगा पाठ नंबर 13 है ना, तो 13वां पाठ साइंस है, तो वहां पर चित्र दिया है, वहां से आप बना लीजिएगा। देखिए चित्र का नाम दिया गया चित्र 13.8, वहां से आप लोग चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। हालांकि देखिए यहाँ पर भी चित्र दिया गया है। ये देखिए परावर्तन के प्रकार देख रहे हैं ना, ये देखिए हमारा नियमित परावर्तन हो गया और ये हमारा क्या है, नियमित, ये हमारा विसरित परावर्तन है, ठीक है। चलिए, अब फिर हमें कहा गया है कि मानव नेत्र का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। अपने नेत्र की उचित देखभाल हेतु आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे, कोई 3 सावधानी इसके बारे में बताइएगा। तो प्रिय विद्यार्थी, मानव नेत्र के लिए सावधानियां निम्न है। पहला सावधानी लिखना है कि धूल, मिट्टी और सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणों के लिए चश्मा लगाएं, आराम करें, संतुलित आहार, धूप से, तो यहाँ पे धूप से आंख होना चाहिए, ठीक है, धूप से आंखें बचाएं। ये सब दोस्तों नियम है कुछ जो कि हमें हमें अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए। और इसका जो आपको कहा गया है चित्र बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। देखिए इसी प्रकार से प्यारे मित्रों आपको भी चित्र बनाना है। हालांकि देखिए ये भी चित्र आपकी बुक में दिया गया है। अध्याय नंबर 13 का चित्र 13.14 में दिया गया है। चलिए प्रिय विद्यार्थी, अब यहाँ पे फिर कहा गया है ना प्रश्न 15 में, देखते हैं हम लोग गौर करके। निशाचर पक्षियों यानी उल्लू के नेत्रों में कोर्निया तथा पुतली का जो आकार होता है ना, वो यहाँ पे बताया है कि बड़ा होता है। यह संरचना उन्हें किस प्रकार सहायता करती है। देखना कि निशाचर पक्षियों के नेत्रों में कोर्निया यहाँ पर कोर्निमा लिखा गया है, यहाँ पर कोर्निया यहाँ होता है, ठीक है। माँ की जगह पर आपको आ करना, लेकिन कोर्निया तथा पुतली का आकार बड़ा इसलिए होता है क्योंकि यह अधिक परिवेशी प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। यह 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 इन्हें मंद प्रकाश या रात में भी वस्तुओं को यहाँ पर देखने, ठीक है, देखने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार दोस्तों इसका उत्तर लिखिए। देखिए अगर कहीं पर दिक्कत होता है मैं उसे सुधार करके बता देता हूँ। देखिए मेरा हमेशा प्रयास होता है दोस्तों कि हमारे दोस्तों को दिक्कत ना रहे कहीं पर भी। इसी में देखिए ब में फिर पूछा गया था कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। मानव नेत्र जो होता है उसमें क्या है, कौन सा लेंस होता है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आइए दोस्तों इसका उत्तर लिखना है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस होता है। कोर्निया आगे से उत्तल और पीछे से अवतल होती है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है और प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। कहाँ पर, हमारे आंख में जब रेटिना पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो
उल्टा और वास्तविक होता है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट कार्य 1 देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको तालिका दिया गया था वो कार्य आपको भरने के लिए इस प्रकार से आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आप वो तालिका को पूर्ण करने के बाद नीचे कुछ प्रश्न है, क्या किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है, कौन से विटामिन? तो लिखना है कि विशेषज्ञों का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों कि विटामिन ए और बी12 की कमी होने से आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। अगर इलाज ना किया जाए तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पर फिर क्या है, आंखों को स्वस्थ, आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार का मतलब दोस्तों कि हमारा भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। तो लिखना है कि आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें की आयरन की मात्रा भरपूर होती है। देखिए, आयरन की जो मात्रा होती है दोस्तों वो हमारा अमरूद, सेब इस समय भरपूर मात्रा, और पालक जो होता है उसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। 2 लाइन ऊपर उसके बाद थोड़ा-सा और नीचे भी लिखना है प्यारे मित्रों, जो आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अखरोट में विटामिन विटामिन ए और फेरी एसिड आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आइए इसी प्रकार से नंबर 3 में क्या है, आँखों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? आखिरकार दोस्तों, आँखों की जो सुरक्षा है उसके लिए तो सबसे पहले लिखना है कि आँखों की सुरक्षा के लिए उपाय। पहला उपाय में आप सबको लिखना है कि अपने आँखों मत में अगर कोई भी कीड़ा या आँख में कोई अगर कचरा पड़ जाता है तो आँखों को आप ना मोड़ें। बार-बार हाथ धोने का अभ्यास करें। धूम्रपान छोड़ने का प्रयास करें, संतुलित आहार का सेवन करें, आरामदायी काम आरामदायक काम-काजी माहौल रखें। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आँखों की सुरक्षा रख सकते हैं। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, हमसे कहा है प्रोजेक्ट कार्य 2 कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के जो प्रकाश होता है दोस्तों, उसे किसके नाम से जाना जाता है? कौन से प्रकाश के नाम से? तो यहाँ पर है कि श्वेत प्रकाश के नाम से। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। पहले दोस्तों मैं बता दूँ, उसमें 7 रंग होता है, ठीक है? यह दर्शाने के लिए कि कोई क्रियाकलाप करे तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र का प्रदर्शन करते हुए निम्नलिखित उद्देश्य, जैसे कि कैलेडोस्कोप बनाना, उसमें संभाल के ये सब लगता है, ये सब लिखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार दोस्तों आकृति भी छोड़िए, और ये चाहे दोस्तों अगर आप बनाने की इच्छा है बनाइए, नहीं बनाए तो इसे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। आपकी जैसी इच्छा, हालांकि उतना वो ये जरूरी नहीं है। देख सकते हैं इसका उत्तर काफी बड़ा है। अगर इसे नहीं भी बनाएंगे तो प्यारे मित्रों कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसे छोड़ भी सकते हैं आप। हालांकि मेरा मानना है कि मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को लिखने का इच्छा है तो वो लिख सकते हैं। देखिए पहले ऊपर वाला, तो प्रिय विद्यार्थी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हमारा ये जो विज्ञान जो था क्लास 8 का 8 ग्रेड बुक, ये अभी हमारा समाप्त हो गया। पाठ अध्याय 1 से लेकर के आपको अध्याय नंबर 13 तक संपूर्ण हल करा दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इस तरह से बताया जाता है यहाँ पर कि आपको राइटिंग में या लिखावट जो है वहाँ पे दिक्कत भी नहीं होता है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक